तो जय हिंद दोस्तों। एक बात तो आपको पता होगा, बायोमॉलिक्यूल यानी जैव अणु से 100% 7 नंबर के क्वेश्चन एकदम फिक्स है और ज्यादा क्वेश्चन तैयार भी नहीं करने होते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको बायोमॉलिक्यूल यानी जैव अणु से ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूं जो बोर्ड 2026 में पूछा जाएगा। और सबसे बड़ी बात आपको बताता हूं, अगर कहीं आपको लगा कि रटा रहा हूं मैं, तो तुरंत कमेंट बॉक्स में गाली देके चले जाना। ठीक है, और अगर लगे कि रटा नहीं रहा हूं तो जाहिर सी बात है वीडियो को शेयर करना, और नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि बिना रटे हर एक चीज को आसान तरीके से और कम से कम समय में सीख सको। तो बिना देरी के आइए शुरुआत करते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है दोस्तों। ठीक है, 5 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है न्यूक्लिक अम्ल क्या है, डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। डीएनए की संरचना तो एक ऐसा धुआं धुआं कर देंगे कि आपको इजीली समझ आ जाएगा। डीएनए की जो संरचना है दोस्तों, ये जो द्विकुंडलित संरचना है, ठीक है, जो इस तरह से बेस सीढ़ी नुमा संरचना होती है, सब कुछ इतना इजी तरीके से डिकोड कर दूंगा कि भूलोगे ही नहीं, 100% भूलोगे ही नहीं। ठीक है, बस देखते जाओ। सबसे पहला काम क्या है हमारा, न्यूक्लिक अम्ल क्या है पहले उसे बताना। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है पहले जान लो। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है ध्यान से समझना। न्यूक्लिक अम्ल होता है एक तरह का जैविक अणु होता है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, एक तरह का जैव अणु होता है जो समस्त जीवित प्राणियों के कोशिकाओं में पाया जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक तरह का जैव अणु होता है न्यूक्लिक। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल जो होता है एक तरह का जैव अणु होता है, सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। क्लियर हुआ यहां तक? पक्की बात मानो, बहुत बढ़िया। ठीक है, सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है, इतना समझ गए। उसके बाद बोलना कि इसका काम क्या होता है, ध्यान से समझना। इसका काम होता है जीवों में वंशागत, ठीक है, वंशानुगत सूचनाओं को संग्रहित और स्थानांतरित करना। कहने का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। ये करता क्या है, सूचनाओं को, जैसे मान लो ये मैं हूं, ठीक है, ये मारो, मान लो ये मेरा छोटा लड़का है, ठीक है, तो ये लड़के में मेरे जो भी गुण मैच कर रहे हैं, इस लड़के में मेरे जो भी गुण मैच कर रहे हैं, तो मेरे गुण इसमें गए हैं, मेरी क्वालिटी इसमें गई है। मेरे लड़कों में नहीं कहते हैं हैले चला इसका नकवा सर जी जैसा है, महुआ सर जी जैसा है, मतलब कहने का मतलब मेरा जो भी गुण उस तक ट्रांसफर हुआ है, समझ रहे हो? तो उसका पूरा काम क्या होता है न्यूक्लिक अम्ल का। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल का काम क्या होता है, ध्यान से समझना। एक तरह का जैव अणु होता है, ये याद रखना जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है, सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, सूचनाओं को संग्रहित करना, सूचनाओं को संग्रहित करना और एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करना। स्थानांतरित का मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजना। तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रहा है ना, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रहा है ना। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लिक अम्ल होता है ये दो तरह का होता है। कितने तरह का, दो तरह का। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार का हो, दो प्रकार का। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप अगर हेडिंग डाल के लिख दिया ना मेरे भाई, तो दहाड़ दोगे, कहीं मार्क्स ही नहीं कटेगा। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है, एक डीएनए के रूप में और एक आरएनए के रूप में। देखो नाम में ही इसका फुल फॉर्म पढ़ोगे, देखो यहाँ पे जस्ट डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड आया कि नहीं, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, दोनों में न्यूक्लिक एसिड है कि नहीं। तो ये दो प्रकार के होते हैं न्यूक्लिक अम्ल, एक डीएनए के रूप में और एक आरएनए के रूप में। एक प्रश्न यहाँ पे खत्म हो गया। अब अगला प्रश्न इसमें क्या बोला था, उसने बोला था डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन करने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये बात आपको पता होगा। ठीक है, यहां से शुरू हो जाता है। ठीक है, डीएनए की संरचना। अब ध्यान से सुनना, डीएनए के बारे में आप जानते होंगे इस तरह से। ये क्या है, एक तरह का कुंडली बना रहा हूं, ये क्या है, एक तरह का कुंडली है, कुंडली, कुंडली। ठीक है, और एक और कुंडली है इस तरह से, इस तरह से दो कुंडली हो गया। तो क्या बोलोगे, डीएनए द्विकुंडलित संरचना वाला होता है। डीएनए द्विकुंडलित संरचना वाला। ये कुंडली किससे बना होता है सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, और इसमें देखोगे तो एक शाखा के रूप में इस तरह से, इस तरह से शाखा के रूप में लाइनें दिखाई देती हैं, दिखाई देता है कि नहीं। और उन लाइनों में कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है, देता है ना। तो लिखावट जो होता है यही लोग हैं, चार ठो जो दिख रहे हैं। पहिल का है एडिनिन, ठीक है, जिसे ए लिखा हुआ दिखाई देता है उसमें। ठीक है, दूसरा होता है थाइमिन, जहां पे टी लिखा हुआ दिखाई देता है। फिर एक जगह आपको ग्वानिन यानी जी लिखाई देता है, दिखाई देता है। और एक होता है साइटोसिन यानी सी लिखा हुआ दिखाई देता है। यानी चार लोग दिखाई देते हैं, एक होता है आपका ए, एक होता है टी, एक होता है जी और एक होता है सी। अब मैं जो बोल रहा हूँ बड़ा ध्यान से बड़ी गहराई से सुनना, ठीक है, सुनोगे ना पक्का ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान से जो बता रहा हूँ, ए जो होता है हमेशा टी के साथ जुड़ा होता है, ए जो होता है हमेशा टी के साथ जुड़ा होता है। ऐसे करके देखो, ये हो गया डीएनए की कुंडलित संरचना। तो ये जो ए है किसके साथ जुड़ा होगा, इस तरह से ऐसे, फिर ए लिखा होगा, फिर डबल बॉन्ड ऐसे करके, टी लिखा होगा ऐसे करके, लाइन। समझ आई मेरी बातें? ए और टी, समझ रहे हो, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड रखना, ए और टी के बीच में क्या, डबल बॉन्ड। क्लियर हुआ? ठीक है, ये सीढ़ी की तरह दिखाई देगा इस तरह से। और जो जी और सी होता है
ये दोनों एक दूसरे से, जी और सी इन लोगों से नहीं जुड़ता। जी जो है वो हमेशा सी से जुड़ता है, ठीक ना। जी यानी ग्वानिन जो है, ठीक ना, ग्वानिन जो है वो साइटोसिन से जुड़ता है, ठीक है। तो यानी जी जो है सी से जुड़ता है, जी जो है किससे जुड़ता है, सी से, और ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ होते हैं। किसके साथ होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के साथ। इसी तरह से आगे दिखाई देता है, कभी एटी वाला दिखाई देगा, कभी जीसी वाला दिखाई देगा, इस तरह से लाइनें दिखाई देती हैं। यही डीएनए की संरचना है। अब यहाँ जो मैंने भाषणबाजी की है उसी को यहाँ पे लिखा गया है संरचना में, उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक ना। बहुत लोग इसको रटते हैं, अब क्या घंटा रटोगे, रटने वाला चीज ही नहीं है, जो मैंने बोला वही चीज है। अब संरचना भी बना लोगे, बनाने में दिक्कत नहीं आएगा, इजीली बता दिया मैंने। तो इसका जो बेस होता है, बेस लेयर जिसे कहते हैं, देखो यहाँ पे अगर आप साफ साफ देख पा रहे होगे तो एक जगह डबल दिख रहा होगा और एक जगह ट्रिपल दिख रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे तो कह रहा है डीएनए होता है द्विकुंडलित संरचना होता है, ठीक है। इसके बारे में कौन बताया था इस संरचना को, जेम्स वाटसन और फ्रांसीसी क्रिक ने प्रस्तावित किया था इस संरचना को, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, इस संरचना में दो न्यूक्लिक अम्ल श्रृंखलाएं होती हैं। इस संरचना में कितनी, दो न्यूक्लिक अम्ल श्रृंखलाएं होती हैं, और वो परस्पर किस रूप में होते हैं, कुंडलित रहती हैं। ये देख लीजिए, समझ आई मेरी बातें, परस्पर क्या होती हैं, कुंडलित होती हैं। यहां तक क्लियर हो गया। फिर कहता है तथा एक दूसरे से क्षारक युग्मों के मध्य निर्मित होते हैं। ये देखो, ये जो है ना, ये सब क्षार होते हैं। क्या होते हैं, क्षार होते हैं। क्या होते हैं बच्चा, क्षार होते हैं। तो कहता है एक दूसरे से क्षारकों युग्मकों के मध्य निर्मित होने वाले हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। होने वाले हाइड्रोजन बंधों के द्वारा क्या होते हैं, ये जुड़े होते हैं। यहाँ पे देखो फार्मूला भी दिख रहा है, ठीक है। एडेनिन का ए है, ग्वानिन का ए है, थाइमिन का ए है, और साइटोसिन का ए है, ठीक है। आपको अलग से कोई फार्मूला नहीं पूछेगा, चिंता मत करो, ठीक है। बस आपको जितना बता रहा हूँ उतना समझो। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये सब क्षारक होते हैं। क्या होते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है ना, बेस, बेस का मतलब क्षार। तो ये पूरे चारों के चार जो नाम लिखा है, चाहे ए हो, चाहे आपका जी हो, चाहे आपका टी हो, चाहे सी, ये सब क्षारक होते हैं, और इन दोनों कुंडली के मध्य में स्थित होते हैं। समझ रहे हो, इन दोनों कुंडली के मध्य में स्थित होते हैं। समझ आई मेरी बातें, यही इसका संरचना है। अब बताओ ईमानदारी से क्लियर हुआ या नहीं, मजा आया या नहीं, क्लियर हुआ, आपको बहुत कुछ जानकारी मिला। देखो वीडियो का लेंथ देखो, बहुत कम गया समय, कम समय में ज्यादा दे दिया मैंने। न्यूक्लिक अम्ल अब भूलोगे ही नहीं, जैवाणु होता है, सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। इस सूचनाओं को संग्रहित करता है और एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करता है। जगह मत कह देना, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, ठीक है। दो तरह का होता है, डीएनए और आरएनए के रूप में। बाकी डीएनए की संरचना के फॉर्म में क्या क्या तुम्हें जानकारी होनी चाहिए बता ही दिया मैंने। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं, ईमानदारी से बताओ, क्लियर हुआ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब आगे जो लिखा हुआ है ये चीज, अब आप कहोगे सर जी अभी भी तो खत्म नहीं हुआ संरचना। अब ध्यान से देखो तो वही चीज लिखा है जो मैं यहाँ पे अभी आपको सिखा दिया मेरे भाई। यहाँ पे क्या बताया, ए हमेशा टी से जुड़ा होता है, जी हमेशा सी से जुड़ा होता है, यही बोला ना, वही चीज तो यहाँ लिखा हुआ है। देखो ध्यान से पढ़ो रे मेरे भाई, दोनों रज्जु को एक दूसरे के पूरक होते हैं। डीएनए सदैव थाइमिन के साथ हाइड्रोजन बंध निर्मित करता है, जबकि साइटोसिन ग्वानिन के साथ हाइड्रोजन बंध भी निर्मित करता है, यानी हाइड्रोजन बंध। और वही बात हो गया कि एडेनिन थाइमिन के साथ और साइटोसिन ग्वानिन के साथ हाइड्रोजन बंध निर्मित करता है। यही बात है ना, खत्म हो गया डीएनए। अब विशेषता अगर पूछे तो विशेषता भी लिख दो, कभी कभी विशेषता भी पूछ देता है डीएनए की। तो डीएनए की मुख्य विशेषता ये है, डीएनए दोहरी कुंडलित संरचना का होता है। डीएनए दोहरी कुंडलित संरचना का होता है। यह दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर के बना होता है। ये दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में काम करती हैं। ये दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में काम करती है, ठीक है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में, यहां तक आपका हो गया। कभी कभी आपको विशेषता भी पूछ देता है, ठीक है। तो आप विशेषता भी चाहो तो तैयार कर सकते हो, यहाँ पे है, सिंपल सा है, अब देख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताइए क्या है। डीएनए तथा आरएनए में अंतर, हर तरह का सवाल लेकर के आया हूँ दोस्त, चिंता मत करना। ग्लूकोज वाले भी बहुत सारे सवाल है, ग्लूकोज फ्रक्टोज वाले, ठीक है। डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, समझ लो जो पूछे जाते हैं, प्रोटीन, प्राथमिक प्रोटीन, द्वितीयक प्रोटीन, ये सब हवा बना दूंगा, एकदम इजी तरीके से समझ आएगा, ठीक है। अब डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है, देखो अभी मैंने जो बताया है ना वो बहुत मदद करेगा इसमें तुम्हें। डीएनए में सबसे पहला जब अंतर लिखना, सबसे पहले हेडिंग लगा देना, बिंदु, क्या क्या बताना है अंतर में, नाम, संरचना, शर्करा और भी है, ठीक है। शर्करा, शर्करा तो हो गया यार। नाइट्रोजन बेस, विशेष कार्य,
और कहाँ पाया जाता है। ठीक है, इतना अंतर में लिखना होता है। ठीक है, सबसे पहले डीएनए और आरएनए के अंतर में क्या क्या तुम्हें लिखना है, ध्यान से समझो। नाम में लिखना, डीएनए इधर डाल देना, आरएनए इधर डाल देना, जब भी पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ नाम लिख देना, नाम में लिख देना कि इसका नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक, इसका नाम क्या होता है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, यहाँ तक लिख लोगे। फिर आती है बारी संरचना की, तो ये दोहरी कुंडली वाली होती है। इसमें क्या होते हैं, इस तरह से डीएनए की संरचना दोहरी कुंडली वाली होती है। और आरएनए की संरचना की अगर बात करूं तो इसका एक ठो छोटा खींच दिया जाए, एक ठो छोटा खींच दिया जाए तो अकेला जो बचेगा ये आरएनए हो जाता है। क्या हो जाता है, आरएनए हो जाता है। ठीक है, तो एक कुंडली वाली संरचना होती है आरएनए। क्लियर हुआ। शर्करा की अगर बात करें तो ध्यान से समझो, इसमें शर्करा कौन सा होता है, डीऑक्सीराइबोस होता है। ध्यान से समझना, शर्करा यहीं पे छुपा हुआ है, डीऑक्सीराइबोस होता है। कभी कभी टिकआउट में पूछा जा सकता है कि डीएनए में किस प्रकार की शर्करा पाई जाती है, 4 ऑप्शन दे दिया तो डीऑक्सीराइबोस लिखना। क्लियर हुआ। फिर आती है बारी आरएनए की, आरएनए में किस तरह की शर्करा पाई जाती है, तो राइबोस शर्करा पाई जाती है। कौन सी शर्करा, राइबोस शर्करा पाई जाती है। यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर आता है कि नाइट्रोजन बेस किस तरह का होता है, तो अभी जस्ट बता दिया। जो डीएनए में यहाँ पे जो इस तरह से शाखा के रूप में जुड़े होते हैं, कौन कौन होते हैं, तो 4 लोग होते हैं, ए टी जी सी, बता चुका हूं मैं। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे आप सभी को बताया जा चुका है। ठीक है, ए टी सी जी, 4 तरह की नाइट्रोजन बेस होते हैं। और आरएनए में क्या होता है, ए यू जी सी होता है। क्या होता है, ए यू जी सी होता है। अगला है यहाँ पे विशेष बेस, विशेष बेस का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्षार कौन सा होता है, तो इसमें क्या होता है, थाइमिन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है डीएनए में, थाइमिन। और आरएनए में कौन होता है, यूरेसिल होता है, यू। क्या होता है, यूरेसिल यानी यू। फिर इसका कार्य की अगर बात करें तो डीएनए का काम क्या होता है, 100 बात की एक बात ध्यान से समझो, शरीर की पूरी जानकारी संभाल कर रखता है डीएनए, शरीर की पूरी जानकारी संभाल कर डीएनए रखता है। ठीक है, आरएनए का काम क्या होता है, प्रोटीन बनाने में मदद करता है। आरएनए क्या करता है, प्रोटीन बनाने में मदद करता है। कहाँ पाया जाता है, यही पूछा गया था ना। तभी मैंने क्या बताया था, सेल बना करके कई बार बता चुका हूँ कि जो कोशिका होता है, कोशिका देखा है ना, 9th क्लास में पढ़ा होगा इस तरह का, बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है ना, तो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं लोग। कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में। तो ध्यान से समझो, डीएनए मुख्य रूप से न्यूक्लियस में पाया जाता है, और आरएनए न्यूक्लियस में पाने के साथ साथ वो साइटोप्लाज्म के अंदर भी पाया जाता है। आरएनए न्यूक्लियस के साथ साथ साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। अगर साइटोप्लाज्म भूल जाओ तो न्यूक्लियस भी लिख दोगे चलेगा, कि ये भी न्यूक्लियस में, ये भी न्यूक्लियस में, चलेगा। यहाँ तक अंतर क्लियर हुआ, भूलोगे नहीं, पक्की बात मानो कि अंतर नहीं भूलोगे। पहले में क्या लिखोगे, अंतर में याद रहेगा ना, अंतर में पूरा नाम लिख देना। ठीक है, संरचना लिख देना, 2 अंतर हो गया। तीसरा शर्करा किस तरह का होता है वो लिख देना, यहीं से सब हो जा रहा है, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। ठीक है, फिर आता है क्या क्या पाया जाता है, अगर ये भूल जाओ तो इसे स्किप कर देना, अगर बाई डिफॉल्ट भूल जाओ तो स्किप कर देना, इसे 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 यूज कर लेना। ठीक है, क्योंकि 5 अंतर भी बहुत होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब चलते रहे मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे। वाह, डायमंड क्वेश्चन, यहाँ से सारे क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन है, 2026 में 100% पूछा जाएगा किसी न किसी सेट में। ठीक है, तो ध्यान से देखो समझो, फ्रक्टोज की संरचना सूत्र लिखिए, यह ग्लूकोज की संरचना से कैसे भिन्न है, यह ग्लूकोज की संरचना से कैसे भिन्न है, मैं समझाता हूं ग्लूकोज की संरचना से कैसे भिन्न है। ध्यान से समझो, ग्लूकोज में क्या होता है मेरे भाई, कि CHO ग्रुप होता है। समझ रहे हो, ग्लूकोज के शीर्ष पे, शीर्ष मतलब टॉप पे क्या होता है, CHO ग्रुप होता है। और जो फ्रक्टोज होता है उसमें CO ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप। समझ आई मेरी बातें, ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये कीटोन ग्रुप है। ये बात आपको बहुत कम लोग समझाएंगे, देखना ना, संरचना पूछा जाता है, देखो एकदम इजी तरीके से आप बना लोगे जब भी आपको बनाने को दे। ठीक है, तो कैसे बनाओगे, ध्यान से समझो, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, इधर रटो मत। ठीक है, ध्यान से समझो कैसे, जब भी संरचना बनाना हो तो फ्रक्टोज बनाओ चाहे ग्लूकोज बनाओ, 6 कार्बन होगा, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। अभी तुम क्या बना रहे हो, फ्रक्टोज बना रहे हो, क्या बना रहे हो, फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज में क्या करना, CH2 यहाँ भी लिखना, CH2 यहाँ लिखना, यहाँ तक कर लोगे। OH यहाँ भी डाल देना, OH यहाँ भी डाल दोगे। यहाँ तक क्लियर है। अब जो बता रहा हूँ ध्यान से समझो, राइट साइड, किधर, राइट साइड, बस इस, अगर कार्बन को काउंट किया जाए ऐसे ऊपर नीचे, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन है। ठीक है, तो हमेशा चाहे ग्लूकोज हो चाहे वो फ्रक्टोज हो, हमेशा राइट साइड में, किधर, राइट साइड की अगर मैं बात करूं तो राइट साइड में हमेशा तीसरे कार्बन पे, किस पे, तीसरे नंबर वाले कार्बन पे यच होगा। क्या होगा, यच होगा। बाकी सभी पे, सभी पे OH होगा, सभी पे क्या होगा, OH होगा। इतनी बात समझ आई, सभी पे क्या होगा, OH होगा। यहां तक समझ आया। और दूसरे पे तुम्हारा
दूसरे कार्बन पे ओ डबल बॉन्ड के साथ लगा हुआ दिखाई देगा। यहां तक समझ आया? और एक मजे की बात और बताता हूं कि दूसरे पे, किस पे, दूसरे कार्बन पे तुम्हें ओ डबल बॉन्ड के साथ दिखाई देगा। किस पे दिखाई देगा? ओ डबल बॉन्ड के साथ दिखाई देगा। अगर फ्रक्टोज बना रहे हो तो यहाँ दूसरे कार्बन पे ओ लगा देना, इस तरह एक लाइन खींचते जाओ। अब मैं बता चुका हूँ तीसरे पे क्या रहेगा, एच रहेगा, बाकी सब जगह ओ एच, बाकी सब जगह ओ एच, यहाँ भी ओ एच, यहाँ भी ओ एच, यहाँ भी ओ एच, तीसरे पे एच, यहाँ ओ रहेगा अगर फ्रक्टोज रहेगा तो। ठीक है, समझ आया? ग्लूकोज रहता है तो यहाँ भी ओ एच रहता है। यहाँ तक समझ आया? अब इधर की अगर बात करें तो इधर में क्या होता है, ध्यान से समझो। इस पहले वाले को और दूसरे वाले को छोड़ देना, पहले वाले को दूसरे वाले को छोड़ देना। तीसरे पे इधर अगर एच है तो इधर क्या लिख देना, ओ एच। इधर ओ एच है तो इधर एच, इधर ओ एच है तो इधर एच। यहाँ भी नहीं लिखना है, जहाँ पे एच टू लिखा हुआ है वहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो अभी मैंने संरचना बनाया, इसी संरचना को मेरे भैया बोला जाता है फ्रक्टोज की संरचना। किसकी संरचना? फ्रक्टोज। अब मैंने बोला कि ग्लूकोज से कैसे भिन्न है ना, तो देखो ध्यान से, ग्लूकोज से कैसे भिन्न है, फिर से बनाओ, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे क्या होगा, CH2OH। ठीक है, अब क्या होगा, अगर ग्लूकोज की संरचना बना रहे हो तो यहाँ पे CHO रहेगा। क्या रहेगा? CHO। यहाँ तक क्लियर हुआ? ऐसे लाइन खींचते जाओ, ऐसे लाइन खींचते जाओ। ठीक है, तीसरा कौन है, 1 2, तीसरा कार्बन है तो इधर क्या रहेगा, H, और बाकी सब तरफ OH, बाकी सब तरफ OH, बाकी सब तरफ OH। इधर OH है तो इधर H, इधर H है तो इधर OH, इधर OH है तो इधर H, इधर H। अब बताओ, ये तुम्हारा क्या है, ग्लूकोज की संरचना है। समझ आई मेरी बात है? कितना मजेदार है, क्लियर हुआ? तो उसने पूछा था कि किस तरह भिन्न है ग्लूकोज से, तो ग्लूकोज से इस तरह भिन्न है कि यहाँ पे कीटोन ग्रुप होता है और यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है ग्लूकोज में। ठीक है, तो जब भी ये प्रश्न आएगा तो क्या करोगे, पहले बोला कि फ्रक्टोज की संरचना सूत्र लिखो, तो सबसे पहले ये लिखोगे। रटो मत मेरे भाई, रटोगे तो हमेशा भूलोगे, रटना नहीं है। फ्रक्टोज आए तो ये वाला ऊपर नीचे सेम रखना, ठीक है, ये वाला ऊपर नीचे सेम रखना, फिर तुरंत नीचे सी वाले पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन कर देना। बाकी पूरा केस बता ही दिया कि राइट साइड में तीसरे कार्बन पे हाइड्रोजन रहेगा, बाकी सब पे OH रहेगा। जिधर हाइड्रोजन है इधर OH, जिधर OH है उधर हाइड्रोजन, जिधर OH है उधर हाइड्रोजन। बताओ समझ आया, क्लियर हुआ? अब इसी पे देखो एक क्वेश्चन और बनता है, यहाँ पे वही चीज लिखा है जो मैंने समझाया है। यही तो मेरा असली खेल है कि मैं पहले आपको रटाऊंगा नहीं, पहले पूरी दम लगा के फील कराने की कोशिश करूंगा कि चेंज हो कहाँ रहा है फ्रक्टोज में और ग्लूकोज में। अब वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे कह रहा स्पष्ट है कि फ्रक्टोज के अणु में एक कीटोनिक समूह, कौन सा, कीटोनिक समूह जुड़ा होता है। ठीक है, तथा 5 हाइड्रोक्सी यानी OH समूह जुड़ा होता है। कितना? 5। ठीक है, कितना भैया? 5 हाइड्रोक्सी OH समूह जुड़ा होता है। गिन रहा हूं, 1 2 3 4 5। ठीक है, कितना? 5 OH समूह जुड़ा होता है। इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हो कि फ्रक्टोज के अणुओं में, ठीक है, फ्रक्टोज के अणुओं में कीटोनिक समूह जुड़ा होता है तथा 5 OH समूह जुड़ा होता है। हाइड्रोक्सी अगर भूल जाओ तो 5 OH समूह जुड़ा होता है। यहां तक क्लियर हुआ? अब यहाँ पे देखो वही चीज जो मैं अभी समझा रहा था, वही चीज अब कह रहा है दूसरी और ग्लूकोज में क्या भिन्न है। तो ग्लूकोज में क्या भिन्न है कि वहां एल्डिहाइड होता है। क्या होता है? एल्डिहाइड होता है, बाकी सब सेम रहता है। वहां क्या होता है, ऊपर में कीटोनिक समूह न होकर के कौन सा होता है, एल्डिहाइड समूह होता है। एल्डिहाइड यानी CHO वाला। कौन सा? CHO वाला। अब बताओ क्लियर हुआ? तो इस प्रश्न का जवाब क्लियर हुआ। अब अगला आता है, देखो ये भी डायमंड क्वेश्चन है, इस साल 2026 में आने का पूरा भरपूर चांस है, इसका भरपूर चांस है रे मेरे भाई, भरपूर। समझ रहे हो? कह रहा डी ग्लूकोज डी फ्रक्टोज की संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ जो भाषणबाजी लिखा है, रटने वाले रटेंगे, लेकिन आप विजय सर के स्टूडेंट हो, सीखोगे। सबसे पहले कह रहा है डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज क्या होता है। तो अभी मैंने जो संरचना बनाया था, क्या ये सेम संरचना है या नहीं जो अभी मैंने बनाया? बताओ। यहाँ ये लग गया नहीं फ्रक्टोज, यहाँ लग गया नहीं ग्लूकोज। ये जो दोनों संरचना अभी मैंने आपको सिखाया, उसी को तो कहते हैं रे मेरे भाई डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज। समझ आई मेरी बात है? डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज। यहां तक क्लियर हुआ? डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज संरचना बना लोगे या नहीं? दिल से बताना, झूठ मत बोलना। संरचना क्लियर हो गया? ठीक है, अगर तुम ग्लूकोज की बात करोगे तो ये चीज एक बार लिखोगे नीचे में, फ्रक्टोज की बात होगी तो यही सेम चीज ऊपर भी रहेगा और नीचे भी रहेगा। बाकी खेल बता दिया मैंने, बाकी खेल बता दिया मैंने। ठीक है, ये संरचना हो गया। अब अंतर पूछा था ना, तो देखो अंतर में क्या है, वही चीज भाषणबाजी लिखी गई है अंतर में, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो डी ग्लूकोज डी फ्रक्टोज दोनों का अणु सूत्र सेम होता है। बिल्कुल सही जवाब है भाई। जितना फ्रक्टोज में कार्बन होंगे उतना ही ग्लूकोज में कार्बन, जितने फ्रक्टोज में ऑक्सीजन उतना ग्लूकोज में ऑक्सीजन।
जितना फ्रक्टोज में हाइड्रोजन उतना ग्लूकोज में हाइड्रोजन सेम रहेगा, ठीक है। C6L12 C6H12O6 दोनों का फार्मूला सेम है, लेकिन संरचना अलग होने की वजह से एक ग्लूकोज हो जाता है और एक फ्रक्टोज हो जाता है। समझ रहे हो? अगर अगर ऊपर में सबसे शीर्ष पे अगर CHO लग गया तो ग्लूकोज बन गया, और अगर ऊपर में CH2OH होने के साथ साथ नीचे वाले में अगर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन आ गया, और तीसरे वाले पे तो बता ही दिया हूं, इधर हाइड्रोजन रहता है इधर OH रहता है, फिर इधर C वाले में इधर OH रहेगा इधर हाइड्रोजन रहेगा, फिर इधर OH रहेगा इधर हाइड्रोजन रहेगा। इस तरह बताइए चुका कितना हो गया, 1 2 3 4 5, और लास्ट वाले में क्या होता है CH2OH। अभी जो मैंने बताया ये फ्रक्टोज है। तो यहाँ पे अंतर क्या है देखो, सबसे पहला चीज तो बता दिया कि अणुसूत्र सेम होता है परंतु उनकी संरचनाओं में अंतर होता है, पहला चीज। दूसरा चीज कि डी ग्लूकोज एक एल्डोज शर्करा है। डी ग्लूकोज क्या है, एक तरह का एल्डोज शर्करा है, जबकि डी फ्रक्टोज एक कीटोज शर्करा है। कीटोज, कीटोज कीटोन के लिए, क्योंकि फ्रक्टोज में क्या है कीटोन ग्रुप जुड़ा है, और ग्लूकोज में क्या है एल्डिहाइड ग्रुप है जुड़ा है। तो एल्डिहाइड को एल्डोज कहा जा रहा है, एल्डिहाइड को एल्डोज कहा जा रहा है, एल्डिहाइड को एल्डोज कहा जा रहा है। तो डी ग्लूकोज में एल्टोज, डी ग्लूकोज में एल्डोज शर्करा और डी फ्रक्टोज में कीटोज शर्करा। क्लियर हुआ? गुड। फिर कहता है कार्यात्मक समूह। अब कार्यात्मक समूह की अगर बात करें जिसे हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, तो इसमें डी ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है CHO, जबकि डी फ्रक्टोज में CO। बस इतना लिखना है। आपको लगता है ना कि जो लिखा है एज इट इज एकदम 2 कॉपी नहीं लिखेंगे तो कट जाएगा, नहीं मेरे भाई, तुम एग्जामिनर को बस खुश करो, लिखने का तरीका सही हो, पैटर्न सही हो, जो प्रश्न कह रहा है उतना जवाब बस दो। आपका मार्क्स थोड़ा भी की बात कर रहे हो तुम, आधा नंबर नहीं काटेगा कोई, क्योंकि एग्जामिनर खुद चाहता है, केमिस्ट्री में खास करके आप बना के प्लंजर लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, आपका मार्क्स बिल्कुल कट जाएगा। ये बात बहुत ही गहरी बता रहा हूं मैं। ऑर्गेनिक में तो खास कर आप नहीं बना पाओगे, समझ रहे हो? तो बनाने की कोशिश मत करो, बनाने की ज्यादातर कोशिश नहीं करनी है, लिखने की कोशिश करो ज्यादातर और सही लिखो, सही जवाब दो। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न आता है, वाह लाजवाब प्रश्न रे मेरे भाई। अब दोस्तों बात कर ले प्रोटीन की। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि प्रोटीन पे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा ना जाए। या तो डायरेक्ट प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का प्रमुख कार्य बताइए, या तो सीधे सीधे प्राथमिक प्रोटीन द्वितीयक प्रोटीन की संरचना बताइए। ठीक है, ये 100% पूछा जाएगा और ये आपके सैंपल पेपर में आएगा, बात मानो मेरा, ठीक है, ऐसा ही तुक्का नहीं मार रहा हूं। अब आप ध्यान से समझो प्रोटीन क्या होता है। क्या होता है? प्रोटीन एक ऐसा पोषक तत्व होता है, यहाँ ध्यान से समझना कि प्रोटीन एक ऐसा पोषक तत्व होता है जो एमिनो अम्ल से मिलकर के बना होता है। किससे? एमिनो अम्ल से मिलकर के बना होता है। और सबसे बड़ा काम क्या होता है प्रोटीन का? देखो, हमारे शरीर की वृद्धि हो गई, टूट फूट की मरम्मत करनी हो गई, टूट फूट का मतलब होता है थकान, ये सब चीजें जो भी। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमारे शरीर की निर्माण, वृद्धि, मजबूती के लिए बहुत जरूरी होता है प्रोटीन। समझ रहे हो? हमारे शरीर की वृद्धि, निर्माण और उसकी मजबूती के लिए बहुत जरूरी होता है। अब दिमाग से निकलेगा ही नहीं। प्रोटीन क्या होता है? एक पोषक तत्व होता है। क्लियर रहेगा? प्रोटीन एक पोषक तत्व होता है। पोषक का मतलब चीज को पोषण दे, शरीर की वृद्धि कराए, शरीर को मजबूत बनाए। समझ रहे हो? तो प्रोटीन क्या होता है? एक पोषक तत्व होता है जो एमिनो अम्ल से मिलकर के बना होता है। इसका काम क्या होता है? शरीर के निर्माण, वृद्धि, मजबूती बनाए रखने के लिए। प्रोटीन के मुख्य कार्य क्या है? देख लो, पहला शरीर बनाना, बढ़ाना। प्रोटीन का पहला काम क्या होता है? शरीर को बनाना, बनाना यानी मजबूत बनाना और बढ़ाना। प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों, हड्डियों और कोशिकाओं को बनाने में मदद करती है। प्रोटीन का काम क्या होता है? प्रोटीन का काम क्या होता है? मांसपेशियों को, हड्डियों को और कोशिकाओं को बनाए रखने का काम करता है, यानी उसके निर्माण में भूमिका निभाता है। समझ आई मेरी बातें? दूसरा, टूटे भागों की मरम्मत करना। टूटे भागों की मरम्मत करना, जैसे शरीर में जो हिस्से टूट फूट जाते हैं उन्हें प्रोटीन ठीक करता है। समझ रहे हो? जो हमारे शरीर में जो शरीर के हिस्से टूट फूट जाते हैं उसको ठीक करने का काम क्या करता है? प्रोटीन करता है। समझ आई मेरी बातें? यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ मेरे भैया? भूलोगे? कतई भूल ही नहीं सकते हो, मान ही नहीं सकते। प्रोटीन एक पोषक तत्व है जो हमारे शरीर में टूट फूट की मरम्मत या फिर शरीर के निर्माण में, शरीर की मजबूती बनाने के लिए किया जाता है। एमिनो अम्ल से बना होता है, एमिनो अम्ल से बना होता है। इसका कार्य वही चीज जो यहाँ लिखा है वही चीज घुमा फिरा करके कार्य में लिखा हुआ है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ना मेरे भाई। तीसरा, शरीर की क्रियाएं चलाना प्रोटीन का काम होता है। ठीक है, प्रोटीन से बने एंजाइम शरीर के अंदर होने वाली सभी क्रियाओं को सही से चलाते हैं। समझ रहे हो? फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रोटीन से बने एंजाइम जो होते हैं, प्रोटीन से बने जो एंजाइम होते हैं वो शरीर के अंदर में होने वाली जो क्रियाएं होती हैं उन्हें तेज करने का काम करता है। एंजाइम क्या होता है? एक तरह का उत्प्रेरक होता है। बताओ, कोई जानता है? एंजाइम क्या होता है? एक तरह का उत्प्रेरक होता है।
प्रेरक, उत्प्रेरक का काम क्या होता है? अभिक्रिया की गति को बढ़ा देना, समझ रहे हो? रोगों से बचाने का काम करता है प्रोटीन। फिर प्रोटीन से बने एंटी बॉडी हमें बीमारियों से बचाता है। प्रोटीन से बना हुआ जो एंटीबॉडी जो हम लोग खाते हैं ना, ठीक है, वो क्या करता है? बीमारियों से बचाने का काम करता है, ठीक है। कुछ हार्मोन जो होते हैं वो कहाँ से? प्रोटीन से बने होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे इंसुलिन। समझ आया? तो इतना अगर आप नहीं भी लिख पाओगे तो जितनी मैंने वीडियो देखते देखते आप सीख रहे होगे ना, वो जल्दी कहीं नहीं सीखे होगे। वीडियो सुनते सुनते ही आपको समझ आ रहा होगा, हाँ यार एकदम इजी लग रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर कर दिए तो मजा ही आ जाएगा। आपको बता देता हूँ एक और चीज, खास बात बता देता हूँ कि ये जितने भी चीज बता रहा हूँ, आपके पास उतना समय नहीं है कि आप रुक रुक करके नोट्स बनाओ। चाहते हो क्या नोट्स बनाना? नहीं ना, क्योंकि अब समय ही नहीं है। तो क्या चाहते हो कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको हैंड टू हैंड आपको एकदम पीडीएफ मिल जाए, पीडीएफ फॉर्म में, केवल रिवीजन करना रह जाए। क्यों? क्योंकि अभी तुम लेक्चर देखे हो, तो इस चीज को जब दोबारा देखोगे खोल करके तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा? टेलीग्राम नया चैनल बना दिया हूं, उसे जाकर के आप ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है? जरूर जाकर के ज्वाइन कर लेना, ठीक है? वहां पे सारे पीडीएफ, सारे पीपीटी, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ वहां मिल जाएगा, ठीक है? याद रखना, पीडीएफ फॉर्म में। अगले प्रश्न की तरफ चले तो कह रहा कार्बोहाइड्रेट। अब इसके बारे में मैं क्या बोलूं? 2026 में ये नहीं आएगा तो कोई नहीं आएगा। 2026 में 100% आना ही आना है कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, इनके महत्व एवं रासायनिक परीक्षण की विधि लिखिए। आपको बता रहा हूं इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है। किस तरह पूछा जा सकता है कि मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड क्या है तथा इसकी अभिक्रिया लिखिए। ऐसे भी दे सकता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। समझ रहे हो? तो पहली बात तो आपको बता दूं, कार्बोहाइड्रेट के जो वर्गीकरण, वर्गीकरण का मतलब कितने तरह के होते हैं, तो नाम ले लिया मैंने, 3 तरह के, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। समझ आई मेरी बातें? पहले आप समझ लो, कार्बोहाइड्रेट बहुत लोग बताते हैं कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन से मिलकर बनने वाला जो भी चीज होगा उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये कुछ हद तक सही है, लेकिन अब अगर इसे सही डिटेल में देखा जाए तो एग्जैक्टली ये सही नहीं है। तो आप ये परिभाषा अगर लिखोगे कि कार्बन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले यौगिक जो होते हैं उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, तो आप बड़े क्लास में हो, ये चीजें सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। समझ आई मेरी बातें? तो इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? एक्चुअल डेफिनेशन ये है दोस्तों, ध्यान से समझना, कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनमें याद रखना एल्डिहाइड, नाम जो बोल रहा हूं ध्यान से समझना, कीटोन समूह उपस्थित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? ऐसा यौगिक जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन समूह उपस्थित होता है। देखो यहाँ पे लिखा है ना कि ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक, पॉलीहाइड्रोक्सी लिखना जरूरी है, ठीक है? छोटे क्लासेस में होते तो चलो तुम्हें मार्क्स मिल जाता कि हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिक को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है? लेकिन अब बड़े क्लास में लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, ठीक है? ध्यान से समझना। तो कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन क्या लिखोगे? ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक, ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिसमें एल्डिहाइड, कीटोन समूह उपस्थित होते हों उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्लियर हुआ कि पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें एल्डिहाइड और कीटोन समूह उपस्थित होते हैं उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। बस मेरे भैया इतना ही दिमाग में रख ले रे मेरे भाई, इतना ही दिमाग में रख लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं रखना है। समझ आई मेरी बातें? इससे ज्यादा कुछ नहीं रखना है। अथवा करके दिया है कि आपको पसंद ना आए तो दोबारा आप यहां से पढ़ लो, ठीक है? यहां से, लेकिन 50 तो डेफिनेशन तैयार रखने की जरूरत नहीं है। बस जितना मैंने बताया यहाँ पे, जितना मैं पीले रंग में दिखा रहा हूँ, यहां से लेकर के यहां तक बस ध्यान में रखो। समझ आया? कि ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें एल्डिहाइड, कीटोन समूह उपस्थित होते हैं उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। बताइए, समझ आया? उसने क्या बोला था कि कार्बोहाइड्रेट को वर्गीकरण कीजिए, यही प्रश्न था ना? तो उससे पहले यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का कुछ उदाहरण दे दिया। उदाहरण भी पूछे तो लिख सकते हो, गेहूं, चावल, मक्का, केला, अन्य फल, ये सब अच्छा खासा कार्बोहाइड्रेट इसमें स्रोत होता है। इन सारी चीजों में कार्बोहाइड्रेट का अच्छा खासा स्रोत होता है। समझ आए मेरी बातें? ये बात तो आपने सुना होगा ना, जब खाना वाना खाते हो तो मुंह में, जब खाना खाते हो तो मुंह में खाना जब कूचते हो, करके जब कूचते हो तो खाना जो होता है वो 3 हिस्सों में टूट जाता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन में। समझ आई मेरी बातें? अब ध्यान से समझो, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट था तभी ना टूटा कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है? अब आता है इसका वर्गीकरण। तो मैंने बोला कि वर्गीकरण को ध्यान से समझो। इसका वर्गीकरण कैसे किया गया? यहाँ पे पहले तो बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण भौतिक गुणों के आधार पर अगर देखा जाए तो 2 तरह से किया जा सकता है, लेकिन वहां रासायनिक पूछा है, फिर भी भौतिक देख लो, क्या पता पूछते हैं, ठीक है? भौतिक गुणों के आधार पर देखा जाए तो 2 तरह से कर सकते हो। पहला, शर्करा के रूप में,
और दूसरा अशर्करा के रूप में। अब शर्करा और अशर्करा क्या है ध्यान से समझो, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, जब भी कार्बोहाइड्रेट लिखना तो कहना कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण भौतिक गुणों के आधार पे दो प्रकार से किया जा सकता है, शर्करा के रूप में और अशर्करा के रूप में। यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें थोड़ा सा चिपका देना है। शर्करा जो होता है वो मीठे जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। ये क्रिस्टलीय होते हैं, चीनी देखो ना, चीनी, ठीक है। ये क्रिस्टलीय होते हैं, मीठे होते हैं और जल में घुलनशील यानी जल में घुल जाते हैं। चीनी देखते हो जल में घुल जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, चीनी हो गया, लैक्टोज हो गया, ये सब चीजें शर्कराएं होती हैं। अब आता है अशर्करा। अशर्करा क्या होता है? ये अक्रिस्टल होते हैं, स्वादहीन होता है। जब ये मीठा है तो जाहिर सी बात उल्टा हो जाएगा, अशर्करा स्वादहीन होगा। अब ये जल में घुलनशील है तो जो चूतिया होगा वो भी समझ जाएगा कि भाई अगर ये जल में घुलनशील है शर्करा, तो अशर्करा क्या होगा? अब घुलनशील होगा, अविलेय होगा। समझ आई मेरी बातें? अविलेय होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, समझ रहे हो? सेलुलोज अगर भूल जाए तो लकड़ी में सेलुलोज, लकड़ी की छाल, ठीक है। स्टार्च भूल जाओ तो चलने में आटा चानो, जो चोकर बचेगा वो तुम्हारा स्टार्च अच्छा खासा है, ठीक है। अच्छा और एग्जांपल दो? नहीं, दिक्कत हो जाएगा। थूक के खखार के थूक दो स्टार, समझ रहे हो? आगे क्या बोलो जाने दो, ठीक है। या अब यहाँ रासायनिक गुणों के आधार पे, रासायनिक गुणों के आधार पे देखा जाए तो इसको तीन तरह से बांटा गया। कितने तरह से? तीन तरह से। पहला मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसे रटाते हैं लोग। अब बताना तुम रटे या नहीं, ठीक है। अब देखो मोनोसैकेराइड कह रहा है कि मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो शर्कराएं होते हैं, डाइसैकेराइड भी शर्कराएं होते हैं, पॉलीसैकेराइड भी शर्कराएं होते हैं। इसका मतलब हम शर्करा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड जो होता है, मोनो, मोनो शब्द का मतलब होता है एक, डाई का अर्थ होता है दो, अब पॉली का मतलब दो से अधिक शर्कराएं, समझ रहे हो? तो यहाँ पे मोनोसैकेराइड यानी अकेला सैकेराइड, अकेला यानी एक सैकेराइड। तो कह रहा है कि मोनोसैकेराइड वे शर्करा होता है जिनका छोटे अणुओं में जल अपघटन नहीं हो पाता है, जिनका छोटे अणुओं में जल का अपघटन नहीं हो पाता है, यानी वो जल में टूट नहीं पाते हैं। अपघटन का मतलब ब्रेक होना, समझ रहे हो? वो अकेला जो है मोनोसैकेराइड, वो दो या दो से अधिक हिस्सों में नहीं टूट पाता है, ये कहने का मतलब है। अब समझ आया कि मोनोसैकेराइड वे शर्कराएं हैं जो छोटे अणुओं में जल अपघटित नहीं हो पाते हैं, छोटे अणुओं के रूप में जल अपघटन इनका नहीं हो पाता है, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, समझे? ग्लूकोज और फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड का एग्जांपल है। टिकआउट में घुमा सकता है क्वेश्चन, इसलिए ध्यान देते रहना, ठीक है। डाइसैकेराइड, अब डाइसैकेराइड क्या होता है? वे शर्कराएं जो जल से अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के दो अणु बना लेते हैं, जल से अपघटित होकर के मोनोसैकेराइड के दो अणु बना लेते हैं। देखो ध्यान से समझना, ये देखो, ये हो गए मोनोसैकेराइड। अभी जल से अभिक्रिया किया, जल से अभिक्रिया करके यहाँ पे क्या बना है? C6H12O6, यही बना है ना। और कैठो दो आगे लगने का मतलब दो ठो, दो ठो बना कि नहीं? अब बताओ क्या था? डाइसैकेराइड जो था, जो डाइसैकेराइड था वो जल से अपघटित हुआ, और जल से अपघटित होकर के क्या बना लिया? इसे क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड। क्या कहते हैं इसे? मोनोसैकेराइड कहते हैं। और कैठो दो ठो, कैठो बना लिया दो ठो, कैठो बना लिया दो ठो। तो ये जल से अभिक्रिया करके, जल से अभिक्रिया करके, ये जो शर्करा है, ये जो शर्करा है जल से अभिक्रिया करके दो, कितने? दो मोनोसैकेराइड बना लेता है। क्या बना लेता है? दो मोनोसैकेराइड बना लेता है। समझ आई मेरी बातें? जिसे डाइसैकेराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइसैकेराइड। यहां तक क्लियर हुआ? अब अगला आता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है बहुत सारे सैकेराइड का बनना। तो यहाँ पे कह रहा है कि वे शर्कराएं जो जल से अपघटित होकर के मोनोसैकेराइडों के बहुत अधिक अणु बना ले। मोनोसैकेराइड किसे कहते हैं? भूलोगे नहीं ना, C6H12O6 को क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड। अब यहाँ पे अगर मैं दो लगा दूं दो, तीन लगा दूं तीन, लेकिन अगर मैं यन लगा दूं, क्या लगा दूं? C6H12O6 के आगे यन लगा दूं, तो यन का मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा बना दिया। तो उसके लिए क्या चाहिए? जल के बहुत अणु चाहिए, बहुत ज्यादा अणु चाहिए जल के। तो यहाँ पे जो दिख रहा है आपका पॉलीसैकेराइड, इसे यन अणु कह रहे हैं, ठीक है। पॉलीसैकेराइड का क्या लिया गया है? यन अणु लिया गया है, और जल के यन अणु से अभिक्रिया करा के यन अणु मोनोसैकेराइड के बना दिए गए हैं, ठीक है। ये रिएक्शन लिखोगे तो ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो डेफिनेशन तो लिख ही सकते हो कि मोनोसैकेराइड में क्या होता है? जल से अपघटित नहीं हो पाता है, इसलिए एक ही अणु रह जाता है मोनोसैकेराइड का। डाइसैकेराइड में क्या होता है कि जल से अभिक्रिया करके, जो शर्करा होता है जल से अभिक्रिया करके दो मोनोसैकेराइड के अणु बना लेता है।
दो मोनोसैकेराइड के अणु बना लेता है उसे डाइसैकेराइड कहते हैं। और जो शर्कराएं जल से अभिक्रिया करके कई अणुओं में या कई अणु मोनोसैकेराइड के बना लेते हैं उसे पॉलीसैकेराइड कहते हैं। कितनी सीधी सी बात है, समझ आई मेरी बातें? क्लियर हुआ? अगला प्रश्न आता है, बहुत ही वायरल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम को परिभाषित कीजिए। बहुत ही वायरल, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है एंजाइम ऐसे जैव उत्प्रेरक, अभी जस्ट मैंने बोला था कि उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक क्या होता है कि शरीर के अंदर जो अभिक्रियाएं हो रही हैं, जो क्रियाएं हो रही है, रासायनिक क्रियाएं जो हो रही हैं, उनकी अभिक्रिया को तेज करता है। उत्प्रेरक का काम ही होता है कि अभिक्रिया को तेज कर देना ताकि जल्दी संपन्न हो। ठीक है, तो वही चीज यहां लिखा गया है, एंजाइम एक तरह का जैविक उत्प्रेरक होता है, पहला याद रखना। ठीक है, बाई कैटलिस्ट होता है। ठीक है, बायो कैटलिस्ट, सॉरी। ठीक है, तो जैव उत्प्रेरक होता है। क्लियर है? ठीक है, एंजाइम ऐसे जैव उत्प्रेरक होते हैं, एंजाइम ऐसे जैव उत्प्रेरक होते हैं जो जीवित कोशिकाओं में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया की गति को तेज कर देते हैं। यही बात मैंने बोला कि यहां पे क्या हो रहा है कि जीवित कोशिकाओं के अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उनकी गति को क्या कर देता है, एंजाइम तेज कर देता है। समझ आई मेरी बातें? लेकिन वो स्वयं अपरिवर्तित रहता है। ये बात बता चुका हूं। उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है? उत्प्रेरक का मतलब होता है कि जैसे कि मान लो सपोज दैट यहाँ ए और बी की अभिक्रिया हो रही है और यहाँ उत्प्रेरक मैंने लिया है, उत्प्रेरक मान लो जिंक का मैंने उत्प्रेरक लिया है, मान लो जिंक। तो जिंक कह रहा है कि मैंने अभिक्रिया तो करा दिया, अभी मान लो अभिक्रिया धीमी हो रही थी तो अभिक्रिया को तेज कराने के लिए उत्प्रेरक ला दिया। उत्प्रेरक क्या किया, इस अभिक्रिया को तेज करा दिया, समझ रहे हो? लेकिन अभिक्रिया में खुद हिस्सा नहीं लिया। अभिक्रिया को तेज कराने में मदद किया लेकिन अभिक्रिया में भाग नहीं लिया। भाग लेने का मतलब होता है पार्टिसिपेट नहीं लिया। कहने का मतलब समझाऊं, ध्यान से समझना। मान लो एक लड़का है, एक लड़का को स्कूल जाना है, उसको लेट हो रहा है। अगर पैदल जाएगा तो आधा घंटा लेट हो जाएगा, और अगर कोई लिफ्ट लेके जाएगा तो समय से पहुंच जाएगा। तो उसने दिमाग लगाया, लिफ्ट ले लिया, गाड़ी आ रहा था पीछे से, लिफ्ट लिया, बैठ गया, चल गया, समय से पहुंच गया। जो लेट होने वाला था अब वो समय से पहुंच गया। जब वो समय से पहुंच गया तो जिससे लिफ्ट लिया था तो क्या वो गड़िया लड़कवा का हो जाएगा? नहीं ना, गड़िया तो अपना चला गया। गाड़ी केवल मदद किया उसे पहचाने में, लेकिन वो लड़कवा का तो गाड़ी नहीं ना हो गया जी। गड़िया तो उसी का है ना जिस अदमिया का था, तो अदमिया तो गड़िया लेके चला गया। तो उसी तरह ये जिंक जो था अभिक्रिया कराया, अभिक्रिया करा के चला गया, लेकिन अभिक्रिया में भाग नहीं लिया। तो यही कहने का मतलब है इसका कि एंजाइम जो होता है वो क्या होता है, एक जैविक उत्प्रेरक होता है जो जीवित कोशिकाओं में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया की गति को तेज कर देता है। समझ रहे हो? जबकि वो खुद अपरिवर्तित रहता है, यानी वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ठीक है, इसकी विशेषता समझो। एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कुछ एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं, बताया था ना। ये बहुत कम मात्रा में ही अभिक्रिया की गति को बढ़ा पाते हैं, ये बहुत कम मात्रा में अभिक्रिया की गति को बढ़ा पाते हैं। एंजाइम विशिष्ट होते हैं। ठीक है, एक एंजाइम केवल एक ही अभिक्रिया को उत्प्रेरक करता है। ठीक है, एक एंजाइम जो होता है एक ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है। समझ रहे हो? फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, फिर कहता है उच्च ताप पर एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं। उच्च ताप पर एंजाइम क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय। निष्क्रिय का मतलब समझ रहे हो ना, कि वो काम करना बंद कर देंगे उच्च ताप पर। ठीक है, क्या होते हैं निष्क्रिय का मतलब होता है डी नेचर हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, विटामिन ए और सी की मुख्य स्रोत और इनकी कमी से होने वाले रोग। बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ये 2026 में पूछे जाने का चांसेस भरपूर है। ठीक है, 2026 में 100% पूछा जा सकता है। बिना रटाए सिखा रहा हूं, ध्यान से समझो। विटामिन ए और विटामिन सी के मुख्य स्रोत क्या है और इसकी कमी से होने वाले रोग क्या है, ध्यान से समझो। ये चीज मुझे जहां तक पता है तुम्हें खुद पता होगा पहले से ही, ये सब चीजें सुनते आ रहे हो। विटामिन ए का स्रोत, स्रोत का मतलब कहां कहां से विटामिन ए मिल सकता है? मछली खाने से, यकृत, मछली के यकृत का तेल, गाजर, मक्खन, दूध, ये सब खाने से क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है। क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है। और सारे भी हैं लेकिन यहाँ पे पूरा थोड़ी लिख देंगे, नहीं तो पूरा बोर्ड भर जाएगा ना जी। ठीक है, काम भर के लिए लिख दिया हूँ। ठीक है, इसकी कमी से क्या क्या रोग हो सकता है, ध्यान से समझो। इसकी कमी से जीरोथैल्मिया, जिसे आसान भाषा में आंख के कॉर्निया का कठोरीकरण यानी कठोर हो जाता है। आंख का जो कॉर्निया होता है वो क्या होता है, कठोर हो जाता है, जिसकी वजह से रात्रि अंधता आ जाता है, जिसे रतौंधी कहते हैं, रतौंधी छा जाना। ठीक है, अनिहार होने पे देखना ही बंद हो जाता है उनको। समझ आई मेरी बात है? जैसे ही सूरज डूबेगा उन्हें दिखना बंद हो जाता, कहते हैं रतौंधी छा गया है, कार्य दिखाई नहीं दे रहा है। समझ रहे हो? ठीक है, विटामिन सी, विटामिन सी से क्या होता है, विटामिन सी का स्रोत क्या है, नींबू है, संतरा, खट्टे चीजों में आता है। ये बात तो आपको भी पता होगा, विटामिन सी ज्यादातर कहाँ मिलता है, खट्टे चीजों में, तो इसको लिख ही लोगे। अब इसकी कमी से क्या रोग होता है, स्कर्वी। ठीक है, चमड़ी वाला। ठीक है, ठीक है,
फिर स्कर्वी हो सकता है, दांतों में शिथिलन, दांतों में शिथिलन हो सकता है, नस फटना, ये सारी चीजें रोग हैं किससे, विटामिन सी के। ठीक है, जिनमें सबसे पॉपुलर आप जान ही रहे हो स्कर्वी रोग है। ठीक ना, ज्यादातर देखो विटामिन सी की कमी से चमड़ी संबंधित रोग होता है, समझ आई मेरी बातें, याद रखना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, सूखा रोग भी कह सकते हो। ठीक है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है कि स्कर्वी हो सकता है, नस का फटना हो सकता है, दांतों में शिथिलन हो सकता है, झनझनाहट। ठीक है, अब यहाँ तक बताइए क्लियर हुआ, कितना सिंपल सा है, ये प्रश्न पूछे जाने का चांसेस भरपूर है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, हमारे शरीर में हार्मोन की भूमिका का उल्लेख कीजिए। ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, जितना मैं बता रहा हूँ ना बस इतना जान लो कि इससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन। ठीक है, आप खुद देख लेना, खुद आजमा लेना। ठीक है, याद रखना, पेपर के बाद मैं खुद आऊंगा लाइव, जैसे ही पेपर खत्म होगा केमिस्ट्री का तुरंत लाइव आऊंगा, ये बताने कि देखो मैंने जो जो बताया था वो आया। यही काम बहुत कम लोग करेंगे टीचर, लेकिन मैं करूंगा, मैं रिस्क लूंगा। रिस्क किस बात की है, मुझे भरोसा है अपने बताने पे और मुझे अपने क्वेश्चन पे, जो मैं एस्टिमेट किया हूँ क्वेश्चन वो आएगा, बस आप तैयार करो। ठीक है, हमारे शरीर में हार्मोन की भूमिका का उल्लेख कीजिए। पुरुष और स्त्री के जनन अंगों के विकास और उनके सामान्य कार्यों को नियंत्रित करता है हार्मोन्स। समझ रहे हो, हार्मोन क्या करता है, पुरुष और स्त्री का जो जनन अंग है, जनन अंग का मतलब समझ रहे हो ना, हाँ ट्रांसफार्मा। ठीक है, पुरुष पुरुष और स्त्री के जनन अंगों के विकास में और उनके सामान्य कार्यों को नियंत्रित करने में हार्मोन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, फिर कहता है गर्भावस्था के विकास को नियंत्रित करता है हार्मोन। ठीक है, अगला है जल, खनिज, लवण, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को नियंत्रित करता है कौन, हार्मोन। फिर अगला है इंसुलिन, ग्लूकॉन, दोनों हार्मोन रक्त के ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। पांचवा, हृदय की गति, रक्तदाब को नियंत्रित करता है कौन, हार्मोन। यहां तक क्लियर हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों, टॉलिन अभिकर्मक क्या है, बहुत ही वायरल, बहुत ही सटीक, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। टॉलिन अभिकर्मक क्या है, तो टॉलिन अभिकर्मक क्या होता है, ध्यान से समझो। टॉलिन अभिकर्मक अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट का एक घोल होता है। ठीक है, अमोनियाकृत एक सिल्वर नाइट्रेट का घोल होता है, समझ आए मेरी बातें, अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट का एक घोल होता है। यहां तक क्लियर हुआ, इसे ऐसे लिखा जा सकता है। फिर उसके बाद कह रहा है टॉलिन अभिकर्मक क्या कार्य करता है, यह ना ध्यान से समझो, यह एल्डिहाइड को पहचानने के लिए प्रयोग किया जाता है। टॉलिन अभिकर्मक का किस लिए उपयोग किया जाता है, एल्डिहाइड को पहचानने के लिए। यहां तक क्लियर हुआ, एल्डिहाइड को पहचानने के लिए टॉलिन अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन कीटोन को पहचानने की कोशिश करोगे तो कोई अभिक्रिया नहीं देता, ये बात सुने होगे। ठीक है, कई बार बता भी चुका हूं। फिर कहता है एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करने पे रजत दर्पण, जिसे एजी कहते हैं, ठीक है, रजत दर्पण जिसे चांदी का एक चमकदार परत बन जाता है। ठीक है, जिसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं या फिर रजत दर्पण भी कहते हैं, समझ आए मेरी बातें। लेकिन कीटोन के साथ जैसे मान लो ये जो हमारा टॉलिन अभिकर्मक है, ठीक है, इसमें अगर मैं एल्डिहाइड डाल दूं, क्या डाल दूं, CHO वाला, ठीक है, एल्डिहाइड अगर डाल दूं, ठीक है, तो एल्डिहाइड से अभिक्रिया कराओगे जब, फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा या RCHO। ठीक है, एल्डिहाइड की अभिक्रिया कराओगे तो क्या होगा कि रजत दर्पण बनाएगा। लेकिन यहीं पे अगर कीटोन की अभिक्रिया कराओ, किसकी, कीटोन की अभिक्रिया अगर कराओगे तो अभिक्रिया ही नहीं होगा, कोई रजत दर्पण नहीं बनेगा। तो ये एक तरह का परीक्षण है, टॉलिन अभिकर्मक जो है एक तरह का परीक्षण है। परीक्षण मतलब कि परीक्षण करता है कि वो एल्डिहाइड है या नहीं, वो केवल एल्डिहाइड की परीक्षण करता है। समझ रहे हो इतनी बात, तो इतना दिमाग में रखना कि एल्डिहाइड जो होता है, इतना बस दिमाग में रखना कि टॉलिन अभिकर्मक क्या होता है, टॉलिन अभिकर्मक अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट का एक घोल होता है जिसका काम होता है एल्डिहाइड की पहचान कराना। ये मस्त डेफिनेशन है। ठीक है, जिसका काम है एल्डिहाइड की पहचान कराना। यहां तक क्लियर हुआ। अब अगला आता है प्रश्न, फेहलिंग विलियन क्या है, ये भी पॉपुलर है, सेम वही है, जैसे वो परीक्षण करता है वैसे फेहलिंग विलियन भी परीक्षण देता है। क्या, ध्यान से समझो, फेहलिंग विलियन एक रासायनिक परीक्षण विलियन है, यानी ये भी परीक्षण करता है। और किसकी परीक्षण, यहाँ भी वही खेल है, एल्डिहाइड वाला ही। ठीक है, तो ध्यान से समझना, जिसका उपयोग एल्डिहाइड ग्लूकोज की पहचान करने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग एल्डिहाइड और ग्लूकोज की पहचान करने के लिए किया जाता है, फेहलिंग विलियन। बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन मैं लाया हूँ सब खुद ही आप जान रहे होगे, बहुत ही वायरल है। आप सैंपल पेपर देखते हो ना, PYQ करते हो ना, तो खुद ही आपको मिलता होगा ये सारी चीजें बहुत ज्यादा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, बहुत खूब। फिर आगे कहता है फेहलिंग विलियन किससे बनता है, यही लिखा है ना, तो यह दो भागों में मिलकर बनता है। कितने भागों से मिलकर बनता है, दो भागों से। फेहलिंग विलियन का पहला, जिसे मैं A नाम दे रहा हूँ, ए वाले भाग को क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट।
ठीक है, का नीला घोल होता है। और जो बी फेलिंग विलियन का जो बी वाला पार्ट होता है वो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH से मिलकर के बना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है प्रोटीन की प्राथमिक और द्वितीयक संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यही मैंने बोला कि चाहे तो प्रोटीन का कार्य या तो ए, कोई ना कोई पक्का फंसना है। तो ध्यान से समझो क्या है प्रोटीन की प्राथमिक और द्वितीयक संरचना। तो इसका पूरा मैं यहाँ पे कैसे संरचना बनता है पूरा यहाँ लिखा हुआ है। संरचना आप क्या कहते हैं, किस तरह से बनता है, एक कुंडलित नुमा संरचना होता है, आपको पता ही है इस तरह से, ठीक ना। तो एक संरचना इस तरह का होता है और एक संरचना इस तरह से डब्बे डब्बे में पैक्ड रूप में होता है। ठीक है, बताता हूँ क्या है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, कह रहा प्राथमिक संरचना, प्रोटीन की वह संरचना जिसमें एमिनो अम्ल एक निश्चित क्रम में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ा होता है। समझो, एक निश्चित क्रम में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ा होता है, उसे प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। यहां तक क्लियर है। यह क्रम प्रोटीन के गुण एवं कार्य को निर्धारित करता है। द्वितीयक संरचना क्या होता है, ध्यान से समझो। यह प्रोटीन की लंबी श्रृंखला और कुंडलित, ये दिख रहा है कुंडली के रूप में, लंबी श्रृंखला कुंडलित, और यहाँ ए नहीं है भैया, अल्फा है, ठीक ना, अल्फा हेक्सिल, और दोस्तों बीटा, यहाँ बीटा है, ठीक ना, बीटा प्लेटेड, ठीक है, प्लेटेड लिखा गया है, प्लेटेड है, ठीक ना, क्या है, प्लेटेड सीट के रूप में मुड़े होते हैं। समझ रहे हो, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यह श्रृंखला युक्त तो कुंडली में बने होते हैं द्वितीयक संरचना। ठीक है, जब प्रोटीन की लंबी श्रृंखला कुंडली के रूप में आ जाए, जब उसकी द्वितीयक प्रोटीन की संरचना है वो जब प्रोटीन की लंबी श्रृंखला कुंडली के रूप में आ जाए और उसमें क्या क्या हो, अल्फा हेक्सिल और बीटा प्लेटेड सीट के रूप में, चादर के रूप में मुड़ जाए, तो उसे द्वितीयक संरचना कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चा, द्वितीयक संरचना कहते हैं। यह संरचना हाइड्रोजन बंध द्वारा स्थिर होता है। यह संरचना किससे बना होता है, हाइड्रोजन बंध द्वारा बना होता है। इसे कहते हैं प्रोटीन की द्वितीयक संरचना। ठीक है, एक होता है आपका इस तरह से लंबी श्रृंखला में होता है जो पेप्टाइड बंध द्वारा बना होता है, किसके द्वारा, पेप्टाइड बंध द्वारा, और एक होता है आपका इस तरह से कुंडलित नुमा संरचना होता है। ठीक है, एक अल्फा हेक्सिल, ठीक है, और एक बीटा प्लेटेड यानी एक समतल चादर के रूप में श्रृंखलित होते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना कहते हैं। इतनी बात अगर अपने दिमाग में याद रखते हो जितना मैंने बताया, तो गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी बेहतर तैयारी बायोमॉलिक्यूल की हो जाएगी। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे भाई, भरोसा तो रखो अपने भाई पे। ठीक है, हमेशा दिल जीता हूं, पिछले सीजन वालों का भी, तो इस सीजन वालों का भी दिल जीतूंगा, बस आप भरोसा करो। अभी जितना मैंने बताया है इसका अगर तुरंत आप चाहते हो तुरंत पीडीएफ चाहते हो, ताकि आपको लिखना ना पड़े, रटना ना पड़े, अलग से बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन देखते होगे, बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब अगड़म बगड़म बहुत ज्यादा देते हैं, जिसको रटने में बहुत दिक्कत आता है। और रटोगे क्यों, जो मैंने बताया है उसी टेक्निक पे तैयार करो। तो इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे। फिर से रिपीट कर देता हूँ, कहाँ मिलेगा दोस्तों, टेलीग्राम पे मिलेगा। और टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा, इस चैनल के इस वीडियो के नीचे जाओगे कमेंट बॉक्स में तो आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम। ठीक है, आज ही मैंने टेलीग्राम को बनाया है दोस्तों। ठीक है, तो इसे जाकर के तुरंत तैयार करो दोस्तों। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।